हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। जीव विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका साइंस का एग्ज़ाम 6 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर लिखना है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। पहला है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाती है। ठीक है, वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। ठीक है, अनुपस्थित का मतलब होता है नहीं होना। ठीक है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा अंतर है, इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय श्वसन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O अंतिम उत्पाद होते हैं और अवायवीय श्वसन इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वायवीय श्वसन में CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं और अवायवीय श्वसन में एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न तो होती है लेकिन वायवीय श्वसन की अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, पांचवा देखते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है और अवायवीय श्वसन यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, समझ में आया। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म दोनों में होता है और अवायवीय श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छठवां अंतर। छठवां अंतर है, इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और अवायवीय श्वसन इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और अवायवीय श्वसन में 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करना है, मतलब रुधिर और लसिका के बीच क्या अंतर है इसको आपको लिखना है। ठीक है, रुधिर का मतलब होता है ब्लड और लसिका का इंग्लिश होता है लाइम्फ। ठीक है, रुधिर को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड और लसिका को लाइम्फ। ठीक है, देखते हैं। पहला अंतर है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है और जो लसिका होता है यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है,
जो रुधिर है वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और लसिका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, ये रंगहीन होता है। दूसरा अंतर है रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर यानी ब्लड में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जब ये रंगहीन होता है तो इसमें कोई भी लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं लसिका में, ठीक है, और रुधिर लाल रंग का होता है और इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा अंतर है रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। रुधिर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है और लसिका में रुधिर के अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। लसिका में भी प्रोटीन्स पाया जाता है लेकिन रुधिर के अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चौथा देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और लसिका में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा अंतर है इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और लसिका में इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, ठीक है। रुधिर की अपेक्षाकृत लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, ठीक है। छठवां है यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, ठीक है। जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, बहता है और यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। जो लसिका होता है वो लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में, ठीक है, लसिका वाहिनियों में बहने के अतिरिक्त ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भाग जैसे कि पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से, जैसे कि पूरे जो पौधे होते हैं उस पौधों के आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में जो पत्तियां होती हैं पौधों की, वो पौधों के अंदर की ऊतकों से अतिरिक्त पानी यानी कि जितने पानी होते हैं उन सबको वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायवीय भाग से होता है, लेकिन पत्तियों के द्वारा सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। ये अत्यधिक चौरस होती हैं और पौधों की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित रहते हैं। पत्तियों पर बहुत ही अधिक संख्या में पर्णरंध्र मतलब स्टोमेटा
दोनों सतहों पर, यानी कि पत्ती के ऊपर वाले सतह पर भी और निचले वाले सतह पर भी वितरित रहते हैं। और उसी स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी कि पौधों के अंदर ऊतक होते हैं, उस ऊतकों में जितने भी अतिरिक्त पानी हैं उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वाष्पोत्सर्जन। अब इसका क्या महत्व है ये देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन के क्रिया के दौरान पौधों के अंदर जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है। क्यों? तो क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। अब पौधों के अंदर जितने भी पानी रहेंगे वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो पौधों में जल की कमी हो जाएगी। अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधे इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन का विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है ये आपको बताना है कि कौन सी विधि, किस विधि के दौरान गर्भ निरोधन होता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। गर्भ निरोधन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो निम्नवत हैं। गर्भ निरोधन विधि के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो नीचे निम्नवत हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है अवरोधिका विधियाँ। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छद का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकती हैं। ठीक है, अवरोधिका विधि में कंडोम और मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छद का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग को शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। ठीक है, ये था पहला विधि। अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है रासायनिक विधियाँ। ठीक है, दूसरा विधि है रासायनिक विधियाँ। इस प्रकार की विधि में स्त्री दो प्रकार मुखीय गोलियां तथा योनि गोलियां प्रयोग करती हैं। रासायनिक विधियां में इस प्रकार की विधि में स्त्री दो प्रकार, पहला मुखीय गोलियां तथा दूसरा योनि गोलियां प्रयोग करती हैं। ठीक है, ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती हैं। ठीक है, यह गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। ठीक है, आई होप रासायनिक विधियां समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं। इस प्रकार की विधि में स्त्री दो प्रकार मुखीय गोलियां तथा योनि गोलियां प्रयोग करती हैं। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा विधि है शल्य या स्थायी विधियाँ। ठीक है, तीसरा जो विधि है वो है शल्य या स्थायी विधियाँ। इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री, इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की, आगे देखते हैं, स्त्री की डिंब वाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे क्रमशः नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविकता नियम।
यानी प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। मेंडल के प्रभाविकता नियम को लिखना है आपको। मेंडल का प्रभाविकता नियम को प्रथम नियम भी कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेंडल का प्रथम नियम क्या था तो आप कहेंगे प्रभाविकता नियम, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रभाविकता का नियम, जीवों के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक यानी जीन कहते हैं। जो जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक या फिर जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों को एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें से एक कारक मात्रक तथा दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, ठीक है। युग्म के दोनों कारक, जो एक मात्रक होता है और दूसरा पैतृक होता है, वो दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा छिपा रहता है, ठीक है। जो मात्रक, एक मात्रक होता है, दूसरा पैतृक होता है, उनमें से कोई एक कारक ही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है और दूसरा छिपा रहता है। आगे देखते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों यानी एक मात्रिक और एक पैतृक वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो संतान उत्पन्न होता है उसमें इन लक्षणों में से एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता, दूसरा छिपा रहता है। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव दिखाता है, अपना लक्षण दिखाता है, और दूसरा छिपा रहता है यानी कि अप्रभावी रहता है, ठीक है। इसीलिए पहला दिखता है और दूसरा छिपा रहता है, तो इसी की वजह से पहले को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके और लर्न कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को तैयार करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान के अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।